अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इवनिंग आवर और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद फारूक नज़र। अपने तमाम नाज़रीन और सामीन को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। आज मंगल की शाम 5 नवंबर और 3 जमादिल अव्वल है। उम्मीद है आप जहां भी प्रोग्राम देख रहे होंगे खैर वाफियत से होंगे। और आज शाम तक सेगमेंट मंगल के मंगल हुआ करेगा और मेरे साथ साथी मेज़बान हैं आगा सैयद अली मूसी। उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मूसी साहब। अलैकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फारूक भाई आपकी खिदमत में और अपने तमाम नाज़रीन की खिदमत में मौदबाना सलाम अर्ज करते हैं। शुक्रिया। जी मेहरबानी। वालेकुम अस्सलाम। तो नाज़रीन हमेशा की तरह बहुत सी अपडेट्स हैं। एक तो तकरीबन 24 करोड़ की वोटर्स जो हैं अमेरिका के वो आज अपना नया सदर मुंतखब करेंगे और अभी से ट्रंप साहब ने तो दावा कर दिया कि वो जीत चुके हैं और इसके नतायज कब तक आ सकेंगे ये भी सब बात करेंगे कैमला हैरिस। और ये नेक टू नेक मुकाबला कहा जा रहा है। कोई भी सर्वे या कोई भी माहिरीन की जो राय है वो किसी को यकतरफा कामयाब करार नहीं दे रही। ये तो अमेरिका इलेक्शन के हालात हैं। लेकिन हमारे यहाँ मैं समझता हूँ कि 8 फरवरी को जिन लोगों ने मेहनत की थी कि एक अवामी जो राय थी उसका रुख मोड़ के जो एक तहिया किया गया कि आइंदा का प्लान क्या है, तो वो प्लान आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे हैं। उसमें फायद ईसा साहब को तो बहरहाल वो अपनी कुर्सी बचाने में नाकाम रहे, लेकिन सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत 5 साल कल कर दी गई है और इसमें आसिम मुनीर साहब भी वैसे तो उन्होंने अगले साल रिटायर होना था लेकिन 2027 तक वो आर्मी चीफ होंगे। तो ये एक बिल आया कल कौमी असम्बली में। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के भी 17 की बजाय 34 जजेस होंगे। तो क्या हो रहा है पाकिस्तान में और मुख्तलिफ पार्टियों के जो दावे थे बशमोल पीटीआई वो इस मामले में किस हद तक कामयाब हुए हैं और जो एस्टेब्लिशमेंट है वो निजाम में किस हद तक कंट्रोल किए हुए है, ये बात करेंगे कि आया अब आने वाला जो पाकिस्तान है मुस्तकबिल में वो उसका क्या एक रुख होगा, क्या तस्वीर होगी, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मशरिक़ वुस्ता की कुछ अपडेट्स जानते हैं मूसी भाई से और फिर कुछ मेरे से आप जानिएगा और फिर आपकी कॉल्स हम शामिल करेंगे। जी ओवर टू यू मूसी साहब। बहुत शुक्रिया फारूक भाई। और मशरिक़ वस्ता की जहाँ तक हम बात करें, हम सेगमेंट में तो कोशिश करते हैं कि समराइज करके और जो सूरत हाल है उसको वाजे कर दें तो अपने तमाम नाजरीन को और उन नाजरीन के लिए जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया और शामिल नहीं रहे हैं पिछले हमारे साथ सेगमेंट्स में, तो उनको हम बताते चले कि जो गजा की जो जंग है, जो नुकत गजा और इसराइल के दरमियान हो रही है, वो एक फ्रंट के ऊपर नहीं है। और शुरू में जब ये शुरू हुई है और हमने इस पे बात करनी शुरू की, तो हमने यही कहा था कि इसमें मजीद फ्रंट्स जो हैं वो खुलते चले जाएंगे और ये मामला जो है वो सिर्फ गजा तक महदूद, यानी कि अर्ज फलस्तीन तक, फलस्तीनी जमीन तक जो है महदूद नहीं रहेंगे बल्कि बढ़ते चले जाएंगे। और ऐसे हुआ। सबसे पहले जो गजा के साथ जो मुहाज जो है वो देखने में आया वो था जनूबी लबान, यानी कि लबनानी मलेशिया हिजबुल्लाह का, ना कि लबनानी फौज का। लबनानी फौज साइलेंट है। लबनानी फौज की तरफ से हुकूमत लबनान की तरफ से जो है वो इसराइल के साथ कोई जंग नहीं है, सिर्फ जबानी बयानबाजी है। मगर जो लबनान से जो फ्रंट है वो वहां पर जो है वो जिसको के कहा जाता है कि हिजबुल्लाह, जो कि ईरानी मलेशिया जो सेटअप है वो ईरान चलाता है उसको, वहां से उनके साथ उन्होंने सबसे पहले मुआज जो है वो फलस्तीन की हिमायत में जो है वहां से खोला और इसराइल पे शुमाल, इसराइल का वो शुमाल पड़ता है जो उनके सामने है, उन्होंने शुमाल के ऊपर हमले शुरू कर दिए। और तकरीबन खबरों में अगर आप देखें तो और मुसलसल अगर खबरों पर निगाह रखी जाए तो शुमाल को तकरीबन उन्होंने उजाड़ दिया है। शुमाल से जो है वो लाखों अफराद जो है इक्वेट कर गए हैं और वहां से वो निकल के दूसरी दूसरी आबादियों में चले गए हैं। अब अगर हम इन चीजों की तरफ देखें कि जिस तरह से मामलात हैं कि जो लोगों का डिस्पर्स होना होता है, मतलब चाहे वो गजा हो या इसराइल के अंदर शुमाल हो या वो लबनान हो या भी और जो फ्रंट्स हैं उसमें जिक्र करूंगा, जो भी हो ये बहुत मुश्किल काम है। इस तरह से मैं फारूक भाई हुसैन आपसे कह रहा था कि अगर फौरन आपसे कहा जाए कि जी आप यहाँ से फौरन अपनी फैमिली को महफूज निकाल के ले जाएं, तो एक इंसान का बसा बसाया घर होता है, वो सोचता है ना उसमें से क्या उठाऊं, क्या छोड़ दूं, मैं क्या छोड़ दूं। इंसान सही तिनका बात। तिनका करके घर बनाता है। तो लोग इस तरह से, चाहे वो इसराइल के शहरी हों या वो लबनान के शहरी हों या गजा के हों, लोगों का घर छोड़ने का मकसद ये है कि उनकी पूरी जिंदगी अकारत हो गई, तबाह हो गया सब कुछ, जो कुछ बनाया था। और फिर अगर घर वाले बच गए तो बच गए, या उसमें से कुछ लोग मारे गए तो
معاملہ انسان کے اس فیملی کا تو فیوچر ختم ہو گیا. یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے، اور اس طرح سے لبنانیوں نے بھی دیکھا، غزہ نے بھی دیکھا، اور اسرائیل کے اپنے شہریوں نے بھی دیکھا. تو جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. پہلا لبنان کا فرنٹ تھا جو کھلا، اور غزہ کی انہوں نے حمایت کی، اور شمالی اسرائیل کی حمایت کی، اور انہوں نے اسرائیل کے نے حزب اللہ کے اوپر حملے شروع کر دیے. یہ معاملہ بڑھتا چلا گیا. اس کے بعد جو اگلا فرنٹ تھا وہ حمایت میں سوریا کا کھلا. سوریا میں آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر ایک حکومت نام کی تو بس ایک چیز ہے، بس اس کے علاوہ وہاں ہزاروں قسم کے احزاب بیٹھے ہوئے، تکفیری وہاں بیٹھے ہوئے، جبل نصرہ وہاں، داعش وہاں، امریکی ہیڈ کوارٹر وہاں، روسی وہاں، ایرانی مبلشوں گڑھ وہاں، شامی خود وہاں، عراقی وہاں، نہ جانے وہاں پر جو ہے نا ایک ہلچل ہے بہت زبردست قسم کی. وہاں سے فرنٹ کھلا، وہاں سے گولان پہ حملے جو ہے وہ اسرائیل کی طرف جو ہے وہ وہاں سے بھی ہوئے، اور وہاں سے ان کے حملے شام کے اوپر دوڑے اور تیز ہو گئے. چوتھا فرنٹ عراق سے. عراق کے اندر جو الحشد الشعبی ہے، موبلائزیشن جو فورسز ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے اطلاعات العالیہ، جب داعش نے عراق پر حملہ کیا اور 60% عراق کو وہ کیپچر کر چکے تھے اور مقدس شہروں کی طرف بڑھ رہے تھے، تو یہ ایک اتحاد تشکیل دیا گیا جو کہ عراقی نوجوانوں پر مشتمل ہے، اور انہوں نے آگے بڑھ کے داعش کو پسپا کیا، کچل دیا اور ختم کیا، اور عراق کی پوری زمین واپس عراق کو لوٹائی. نہ صرف لوٹائی بلکہ اطلاعات عالیات کی طرف ایک آج بھی نہیں دی، اور تمام اس کو بھی کہا جاتا ہے، امریکیوں کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ حشد الشعبی کو عراقی حکومت نہیں بلکہ ایران فنڈ کرتا ہے، اور یہ ایران کے نام پر جو ہے وہ یہ پوری ایک ملک کے اندر ایک فوج تیار ہے. ایک عراق کی فوج اپنی ہے، اور اس سے کہیں زیادہ طاقتور اور مضبوط فوج حشد الشعبی کے نام پر ہے، اور اس کے پیچھے ایران ہے. اب حشد الشعبی کی ڈرون صلاحیت، میزائل صلاحیت، عسکری قوت، انہوں نے یہاں سے حیفا کے اوپر جو ہے وہ اسرائیل کے اندر ایک زیادہ تر میں دیکھتا ہوں کہ اس کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے، اور انہوں نے تنصیبات پہ حملے سٹارٹ کر دیے عراق سے. یعنی چاروں طرف سے انہوں نے گھیرا جو ایرانی بیکٹ جو سنگٹھن آپ کہہ لیں اس کو، جو گروپس ہیں انہوں نے جو کہ، اور ان کا ایک ہی یہ تھا کہ آپ اگر غزہ کو چھوڑ دیتے ہیں تو چھوڑ دیں، وہ غزہ کو نہیں چھوڑ رہے تو آپ پر حملے ہوتے رہیں گے. اس کے بعد جو پانچواں فرنٹ ہم دیکھتے ہیں کھلتا ہے وہ سب سے مضبوط فرنٹ تھا ایران کے بعد، کیونکہ وہ ایک مستقل حکومت ہے. حزب اللہ نہ لبنان میں حکومت ہے، نہ حشد الشعبی عراق میں حکومت ہے. شام کی حکومت تو بالکل کمزور ہے، مگر ایران کے بعد اگر کوئی بڑی حکومت اس میں کودتی ہے تو وہ یمن کی ہے، اور یمن سے حوثی ہے، جن کا تاریخی سلسلہ جو ہے وہ ایک جنگ و جدل کا رہا ہے. اور حوثیوں نے جو کیا اس پر دنیا بھی فرتے حیرت میں کہ ایک تو بحر احمر کو انہوں نے سنسان ویران کر دیا، وہاں سے جو بھی جہاز اسرائیل کی طرف جا رہے تھے حملے اس پر، چاہے وہ سپر پاورز کے ہوں، بڑے بڑے ملکوں کے ہوں، پلٹ کے ان پر حملے بھی ہوئے. برطانیہ نے، امریکہ نے ان کو بمباری کی، ایون اسرائیل نے ڈائریکٹ جو ہے ان کے اوپر حملہ بھی کیا. مگر وہ وہاں سے حملے جہازوں کے اوپر جاری بھی رہے، اور نہ صرف جاری رہے بلکہ انہوں نے وہاں سے بیلسٹک میزائل اور وہ ٹیکنالوجی جو تصور نہیں کی جا سکتی تھی کہ یمن کے پاس آ جائے گی. کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے بھی ایران ہے، اور ایران کے 100 سے زیادہ مشیر وہاں کام کرتے ہیں. اب نہیں واللہ عالم کیا سچ ہے اور کیا نہیں، کیونکہ خبروں کا طوفان ہے. اور تو بہرحال انہوں نے بیلسٹک جو تل ابیب پہ بھی داغ دیے، تو وہ ایک بڑی حکومت وہ سامنے آ گئی. اور ٹنلز کا بھی معاملہ کہ وہاں سے وہ ٹنل کھودتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے زمینی دست بدست اسرائیل کے ساتھ جنگ کے لیے. یہ بھی کچھ خبریں بیچ میں آئیں، پھر اس کے بعد ختم ہو گئی. کچھ ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پہ اپنے ہی معلوم کہ وہ سچ ہے جھوٹ ہے کیا ہے. بہرحال یعنی کہ یہ جنگ پھیلتی چلی گئی، اور اس میں جو ہے وہ دوسرے احزاب اور دوسرے جو ہے وہ گروپس بھی شامل ہوتے چلے گئے. اب معاملہ جہاں پر آ کر رکا ہوا ہے، میں پہنچتا ہوں، سیگمنٹ کو ختم کروں گا. اب معاملہ ہے ڈائریکٹ دو بڑی طاقتوں کے درمیان. ایک کے پیچھے تمام بڑی طاقتیں ہیں اسرائیل کے پیچھے، اور سامنے ایران نے کے اوپر اسرائیل نے حملہ کیا، جو کہ سب نے میڈیا نے دیکھا کہ وہ نہ نقصان کی خبریں آئی، نہ وہ حملہ جو ہے ناکام ہو گیا. اور کہا ہی جا رہا ہے کہ وہ ان کا جو اپنا ڈیفینس سسٹم تھا وہ انتہائی فعال تھا، اور اس نے اس کو روک دیا، اور اسرائیل کو خاطر خواہ وہ نتائج موصول نہیں ہوئے. اب انہوں نے اس کے بدلے میں پرومس 3 کا جو زیادہ واضح بات ہوئی ہے اس پر حملہ کریں گے، اس کا اعلان انہوں نے کر دیا. وہ کس نوعیت کا ہوتا ہے، اور اس کے بعد کیا واپس ایران پر ریٹیلیٹ ہوتا ہے، اور یہ باقاعدہ فل اسکیل جو ہے وہ جنگ میں تبدیل ہو جاتا ہے، کیا ہوتا ہے، اس پہ پورے عرب ممالک کنسرن ہے. دبئی کی رونقیں، ابو ظہبی کی رونقیں، قطر کی رونقیں، کویت کی رونقیں، اس حملے میں ان کو لگتا ہے کہ وہ پامال ہو جائیں گے. دو گھوڑوں کی دوڑ میں لگتا ہے کہ وہ پامال ہو جائیں گے، وہ بیچ میں رون دیے جائیں گے اگر یہ فل اسکیل وار وہاں پہ شروع ہوئی. کیونکہ جہاں جہاں بحرین ہو گیا، قطر ہو گیا، سینڈ میں جہاں جہاں پر بھی امریکی اڈے ہیں، جیسے اردن، مطلب جو کہ دوسرے عرب ملکوں کی بھیک پہ چلتا ہے، وہاں سے پیسے آتے ہیں 5% یہ دیں گے، 20% یہ دیں گے، 10% یہ دیں گے، اس طرح سے جمع ان کی اپنی جی ڈی پی جو ہے وہ معلوم ہی آپ کو وہاں کیا ہے. تو یہ
इस तरह की हुकूमतें खौफ के अंदर हैं, ना ये रोक सकते हैं, ना हिस्सा डाल सकते हैं, और ये हालत है, नहीं पता किस वक्त अमरीकी इलेक्शन एक तरफ, मैनेजमेंट वहां चेंज हो रही है, इसका फायदा उठाते हुए कहीं इस वक्त हमला ना हो जाए। इसराइल को ये भी खौफ है कि और कितना शदीद हमला हो, आया वो रिटेलिएट करने की पोजीशन में हो या ना होगा, करते हैं तो इन्होंने आगे से क्या रखा हुआ है, पीछे रूस का, चाइना का किरदार क्या होगा, शुमाली कोरिया का किरदार क्या होगा, बहुत, यानी जो गजा की जंग थी वो इस वक्त दुनिया को एक नाजुक तरीन मोड़ के ऊपर लेकर आ गई, कि ये एक आलमी जंग की सूरत हो गई, कि इसमें दूसरे ममालिक कूद पड़ते हैं, सकते हैं, और ये इसका स्केल, उसका दायरा जो है फैल सकता है। बहुत ही खतरनाक बात है। बहरहाल यही खबरें थी अभी तक, सारे मुआज, कहीं से भी कोई मुआज ठंडा नहीं हुआ, वो सब चल रहे हैं, बिल्कुल और ये एक बड़ी जंग की तरफ दाने में खड़े हैं। दुआ यही करेंगे कि इंशाअल्लाह इस दुनिया की जंग से खुदा बचाएं और अमन को वापस लाए, मगर हालात नजर ऐसे ही आते हैं, पर हुए बढ़ूंगा आपकी तरफ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। और जैसे मूसे भाई ईरान की बात कर रहे थे, ईरानी वजीर खारजा सैयद अब्बास इराकची आज पाकिस्तान में थे, शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई, पता नहीं उसके क्या नताइज हैं या क्या इस जंग में कोई पाकिस्तान कोई फायदा दे सकता है उनके हवाले से या नहीं, इसमें देखने वाली बात है। तो आते हैं नाज़रीन, पाकिस्तानी कुछ मामलात और ऐसे मामलात हैं कि एज ए पाकिस्तानी या जो जमहूरियत पसंद जो लोग हैं या जिनको हमारे मुख्तलिफ पार्टी जो सरबराहान हैं, आपको याद होगा पीपल्स पार्टी का एक नारा था कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज, यानी जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। वो भी मैं समझता हूँ कि गड़ी खुदा बख्श में मकबरों के अंदर ही खो गई है। और ये जो क्या कहते हैं इंतकाम जो है वो पाकिस्तानी अवाम से लिया जा रहा है, उन जयालू से लिया जा रहा है यकीनन, जो पीपल्स पार्टी के झंडे उठा उठा के वो कभी बेनजीर भुट्टो साहिबा के पीछे और कभी बिलावल साहब को इस उम्मीद के साथ अपना लीडर मानते हैं कि शायद ये हमारी जमहूर की आवाज को ईवानों तक पहुंचाएंगे और जो जैसा हम चाहेंगे वैसा होगा। ये तो पीपल्स पार्टी का मामला। फिर बहुत सी आवाम जो है, मियाँ साहब 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहे और उन्होंने जब नारा लगाया कि वोट को इज्जत दो, तो फिर वोटर्स जो थे वो रागिब हुए उनके तरफ और उम्मीद लगा ली मियाँ साहब से कि ठीक है अब तो बेनजीर साहबा की भी शहादत हो गई। मियाँ साहब इतने मंजे हुए सियासतदान हैं, जब उनके ऐसे ऐसे जो खानदान के लोग वो अरबपति बन चुके हैं, उनके बेटे जो हैं उनके अंदर ऐसा हुनर है माशाल्लाह कि वो बगैर हाथ हिलाए अरब और खरबपति हैं, तो शायद पाकिस्तानी अवाम को भी वो कोई ऐसा हुनर गुर सिखाएंगे, वोट की जब हम इज्जत देंगे या मियाँ साहब को हम वोट देंगे तो कोई अवाम की भी बेहतरी होगी। लेकिन मियाँ साहब अभी अमेरिका के दौरे में थे, वो कह रहे थे कि हमें न छेड़ें, और उनका जो एक अभी भी एक कहते हैं ना कि एक गम या उदासी जो है वो खत्म नहीं हो पा रही, और वोट को इज्जत दो को छोड़ के अब वो सरासर बिल्कुल सरबसजूद हो गए हैं जीएचक्यू की तरफ, और जैसा वहां से हुक्म मिलता है, कल रात की जो तरामीम हुई हैं या बिल पास हुए हैं वो हमारे सामने है। एक बची कुची कसर थी पीटीआई की, जो इनके बहुत एक इनकलाबी लीडर इमरान खान साहब साल सवा साल से वो जेल में हैं, और कुछ उनकी जो पार्टी पॉलिसीज थी, कुछ उनकी जो मर्दम शनासी के हवाले से जो गलतियां कोताहियां थी, कुछ सियासी फैसलों की गलतियां कोताहियां थी, लोगों ने इग्नोर कर दी और देखा कि 8 फरवरी को उनकी पार्टी को उनसे निशान भी छीन लिया, वोट भी अवाम ने भरपूर अंदाज से दिया, और अवाम ने ये उम्मीद लगा ली कि शायद जिनको वो मीर जाफर मीर सादक कहते थे वो उनको काबू जरूर करेंगे और जरूर डटे रहेंगे चिटान की तरह। लेकिन जब ये सर्विसेज चीफ्स के हवाले से जो मुद्दत बढ़ाई गई है, सलमान अकबर राजा साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा कि मुद्दत मुलाजमत में इजाफा एक इंतजामी मामला है, अब ये हो गया, इसके साथ चलना पड़ेगा। इसी तरह असद कैसर साहब को रात सहाफी पूछते ही रह गए कि भाई ये जो 5 साल कर दी गई मुद्दत मुलाजमत, आर्मी चीफ साहब जो हैं वो इमरान खान तो कहते थे अगर मेरी बीवी को कुछ हो गया उसकी जिम्मेदार ये हैं, मुझे कुछ हो गया मुझे जहर दिया गया, अब डर्टी हैरी डर्टी पता नहीं क्या, तो अगर जो भी हुआ उसके पीछे आसिम मुनीर साहब हैं, तो अब आपकी पार्टी पॉलिसी क्या है इस तरमीम के पीछे? तो उन्होंने कहा नहीं, अभी हमारा एक इजलास होगा और उसमें हम ये फैसला करेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि जो भी हमारे नेल्सन मंडेलाज थे, हमारी माशाल्लाह तीनों बड़ी बड़ी पार्टियों के, बाकी एमक्यूएम वगैरह वो तो छोड़ ही देना, वो तो शुक्र करते हैं चले हमें एमएनए बना दिया गया है। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ था, बल्कि
ट्रक थे मुख्तलिफ, 3-4 ट्रक थे, उनके पीछे अवाम लगे हुए थे और सबसे ज्यादा पीटीआई के पीछे इस वक्त अवाम थे, जिस पर अफसोस का इजहार करना चाहिए कि रात जब ये बिल्स पास किए जा रहे थे उस वक्त कहा जाता है कि बैरिस्टर गौहर साहब को माइक भी दिया गया, लेकिन बजाय उन्होंने माइक इस्तेमाल करने के या कोई तकरीर करते वो इस्टेब्लिशमेंट की सारी साजिश या लंदन प्लान का जिक्र करते, या ये तमाम जो एक मंसूबा साजी हो रही है कि देखें जी जनरल फैज पे तो इल्जाम लगाते हैं कि इनका 10 साल का प्लान था, वो हमारा नहीं था बल्कि इनका 10 साल का प्लान है, ये देख लें कि इन्होंने एक्सटेंशन दे दी है और अभी 5 साल मुद्दत की है, लेकिन उस तरमीम में ये नहीं लिखा कि अगले 5 साल भी वो ले सकते हैं या नहीं ले सकते। वो उम्र की कोई कैद नहीं, और जब तक हमारे आसिम मुनीर साहब चाहेंगे वो उसको आगे बढ़ेंगे। अगर तकरीर करना चाहते गौहर साहब तो इस किस्म की कम से कम तकरीर ही कर देते। उन्होंने चंद कागज फाड़ के हुल्लड़बाजी, एक फोटो सेशन किया असेंबली में बाहर, असद उमर साहब का मैंने बता दिया आपको, असद उमर कह रहा, असद कैसर साहब का बता दिया, उन्होंने लब सीली। और आज फिर सलमान अकबर राजा साहब जो कह रहे थे 4 लाख बंदा मुझे चाहिए, बस जो इस्लामाबाद में ईंट से ईंट बजा देंगे। मैं तो हूं अगर पीटीआई का तो मैं कहूंगा 4 बंदे भी इन लोगों के लिए नहीं निकलने चाहिए। और 8 फरवरी को भी जिन लोगों ने, आवाम ने इनको वोट दिए होंगे वो पछता रहे होंगे। हमारे बैरिस्टर सैफ ने पिछले दिन वो कहा था ना कि जब वो बुशरा बीबी रिलीज हो गई, उनकी बहनें रिलीज हो गई, नहीं ये डील नहीं हो रही है, अंडरस्टैंडिंग हो रही है। तो ये माशाल्लाह अंडरस्टैंडिंग को सलाम है। तो ये तो अपडेट्स हैं, ये हमारे माशाल्लाह जमहूरी लीडरान थे और क्या प्लान था जिसका वही आगे उसी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। ये जमहूरी कुव्वतें और जिनकी बारी आई है वो माशाल्लाह वो बिछती ही चली गई है। और अब पीटीआई अब इसमें मौजूदा जो अव्वलीन जो एक सूरत हाल है वो तो अब हम देख रहे हैं, कल इसका क्या जवाब पेश करेंगे। मुझे कहते वो लगेगा कि गुड कॉप बैड कॉप का भी इनका रहेगा। कुछ पीटीआई के जो सरबराहान है वो अब भी कहेंगे, हो सकता है गंडापुर से ही कोई बयान डलवा दे कि ईंट से ईंट बजा देंगे, नहीं हम छोड़ेंगे, ये है। लेकिन जो बिटवीन द लाइन जो हकीकत हमारे सामने आ रही है वो यही है कि जो पीटीआई की भी खामोशी है कि ये इंतजामी मामला है। इंतजामी मामला तो हो गया, चले जी एक जर्नल का पेशावर कोर कमांडर थे वो कराची कोर कमांडर लगी, ये तो हो गया इंतजामी मामला। आप उसकी रिटायरमेंट जिसके ऊपर रोले पड़ते होते हैं कि एक्सटेंशन, वो आपने इतनी ऐसे जैसे मक्खन से बाल निकालने वाला हिसाब हो, आपने उसे वो करार दे दिया। तो ये तो उनकी कंफ्यूजन थी। पिछले दिनों बल्कि 2 दिन पहले शहरियार अफरीदी साहब जो मैं समझता हूं कि उनके ऊपर बहुत जुल्म किया गया। बहुत से ऐसे पीटीआई के लोग कि जो उस वक्त की बात है जब इस्तेकाम पार्टी बन रही थी, जहांगीर तरीन और ये अलीम खान और बहुत से ऐसे लोग, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सहूलत जानी और कहा कि चले हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, और कुछ उस पार्टी में शामिल हो गए, कुछ हमेशा की तरह वो खामोश हो गए। तो कम से कम शहरियार अफरीदी उन लोगों में शामिल नहीं थे, वो डटे रहे। उनकी शायद बहन की वफात हुई, उनको जनाजा नहीं पढ़ने दिया गया। लेकिन इतने जो प्योर पीटीआई के जो रहनुमा हैं, वर्कर हैं, उनकी भी कंफ्यूजन जो थी वो देखने वाली थी। उनसे भी जब 1-2 सवाल पूछे गए कि ये क्या कंफ्यूजन है या ये क्या तरीकाकार है, उस पर वो भी कोई खातर खा जवाब नहीं दे पाए। सबसे पहले हम उनसे जो बातचीत हुई हमारी शहरियार अफरीदी साहब से, वो आपको दिखाते हैं, फिर वापस आके कॉल्स भी खोलेंगे। तो शहरियार अफरीदी को सुनते हैं। एक सवाल मैं करना चाहूंगा कि जो आप बता रहे गंडापुर साहब जो हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा एग्रेशन होता है। उन्हीं के स्पोक्समैन कह रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग हो रही है, डील नहीं हो रही, अंडरस्टैंडिंग हो रही है, बैरिस्टर सैफ साहब ने कहा है। तो इससे आपके कारकुनों का जो इत्मीनान है वो कहाँ फोकस करें, वो ज्यादा डिवाइडेड नहीं है। जो ऊपर की जो इमरान खान साहब के बाद की जो लीडरशिप है उनके बयान की वजह से कंफ्यूज नहीं कर रहे आप पीटीआई वर्कर्स ने कि डील है या अंडरस्टैंडिंग? मैं एक सवाल का जवाब फिर आपका भी जी। देखें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है इस टाइम? सबकी ख्वाहिश है खान साहब की रिहाई। खान साहब क्या कहते हैं ये आप सुन लें और लिख लें। खान साहब कहते हैं जब तक एक भी वर्कर 9 मई का जेल में है मैं बाहर नहीं हूं। उनकी खैरत को सलाम है। बाकी तो छोड़ें, लानत भेजें एनआरओ शहनारो पे। बाकी बात यह है कि अल्लाह के महबूब ने यहूदियों से सुलह हुदैबिया किया, तो खान तो कहते हैं मेरी जिंदगी से ज्यादा अहमियत अफवाज पाकिस्तान की है। आप मुझे बताएं, शहबाज शरीफ के पास इख्तियार है? मोहसिन नकवी के पास जितना इख्तियार है, शहबाज शरीफ
10 दफा वजीर आजम और बन जाए उस जितना नहीं है। तो देखें, बात होगी किन से, उनसे होगी जो की डिसीजन मेकर्स हैं और पूरी कौम को पता है। तो खान साहब की टीम है, खान साहब लीगल टीम, पॉलिटिकल टीम और अपनी फैमिली, उनके थ्रू पूरी कौम को मैसेज देते हैं। अली मोहम्मद खान 2 दिन पहले गया, उसको नहीं छोड़ा। हाई कोर्ट से मैंने कंटेम्प्ट में गया हूं, मुझे नहीं मिलाया जा रहा। अभी तो मैं खैर 2 महीने से यहाँ पे हूँ, मुझे नहीं मिला, नहीं दिया। तो मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहूँ कि जो भी होगा इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह वो खान की सोच के मुताबिक होगा और कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, कभी भी इज्जत नफ्स का सौदा नहीं होगा, कभी कीमत नहीं लगी। और खान रूल ऑफ लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ और आइन की बालादस्ती की जंग लड़ रहे हैं और उसी के लिए वो खड़े हैं और इसमें इंशाल्लाह मिशन शुरू करेंगे। जो सर यहाँ हाई कमिश्नर साहब जो हैं, हाई कमिश्नर साहब और सियाफ करने जाते हैं मियाँ साहब को, और अभी फाइज ईसा साहब आए, एम्बेसी की गाड़ी यूज की गई और धमकियां भी वहां से की जा रही हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए कि जो उनके शनाख्ती कार्ड मनसूख किए जाएंगे, पासपोर्ट मनसूख किए जाएंगे। आप क्या मैसेज देंगे? और दूसरा, जो हमारे वर्कर्स जो आपके मुजाहरा करते हैं उनको क्या मैसेज देंगे कि एक छोटी सी गलती से आपका सारा इमेज जो है वो जो एहतजाज का जो एक आप नतीजा लेना चाहते हैं वो जरा उलट हो जाता है? देखिए जी, मैं एक चीज बड़ी आपको, खान साहब ने हमारी जो तरबियत की है वो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी हुई है कि हमारे साथ क्या क्या नहीं हुआ। आपको मैं बताऊं तो आपकी रात की नींद उड़ जाए। लेकिन हम पाकिस्तान की बात करते हैं, अमन की बात करते हैं और अल्लाह जब हमें मौका देगा तो इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह हम किसी से बदला नहीं लेंगे। ये हमने अपने आप से वादा किया हुआ है। अच्छा, मैं इनका जवाब दूं। देखिए जी, फाइज ईसा क्या कर रहा है, नवाज शरीफ क्या कर रहा है, शहबाज शरीफ क्या कर रहा है, ये मेरी प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि वो जो फाइज ईसा साहब ने करना था वो कर लिया। सर, उनको प्रोटोकॉल अब भी एम्बेसी वाले दे रहे हैं। उनकी हुकूमत है, पाकिस्तान के अवाम का तो वो सोच ही नहीं रखते। पाकिस्तान के मफादात के बजाय उनके जाती मफादात हैं। एक दूसरे को प्रमोट करो, प्रोटेक्ट करो। जी नाज़रीन, अभी आप सुन रहे थे शहरियार आफरीदी साहब की गुफ्तगू सहाफियों के साथ। एक दो सवाल हमने भी i40 न्यूज़ के लिए किए। जी, तो नाज़रीन, ये कुछ जो शहरियार आफरीदी साहब थे उनके ख्यालात आपने जाने, और यकीनन इसमें कुछ उनकी बेबसी भी थी और पार्टी के साथ उनकी लॉयल्टी के ऊपर कोई शक नहीं किया जा सकता। जैसे मैंने कहा कि जितना ज्यादा उनको रगड़ा दिया गया, जितना ज्यादा उन पे जुल्म किया गया, हमने वो फुटेजेस भी देखी, उनके ऊपर कोई गिला नहीं है, कोई उनसे शिकायत नहीं है। और ऐसे जो पीटीआई के लॉयल जो मेंबर हैं, यकीनन उनकी खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। लेकिन कुछ जो कंफ्यूजन थी कि वो कभी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, इमरान खान के बारे में कहा, तो अभी भी चले बेनिफिट ऑफ डाउट देते कि वो जेल में हैं, उनकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन कंप्रोमाइज ऐसा ही होता है ना कि नवाज शरीफ साहब का कंप्रोमाइज यही था कि वो वहां से आराम से निकल के आए और 6 महीने तक उन्होंने कोई बात नहीं की और खामोशी के साथ वो चलते रहे और आहिस्ता आहिस्ता करके फिर वो उन्होंने नाम लेना शुरू कर दिए। तो यही कंप्रोमाइज है। उनकी वाइफ जो है वो बाहर आ गई हैं और कल जो बिल्स पास हुए हैं उसके ऊपर खामोशी है। सलमान अकबर राजा जो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल है, उन्होंने उस सारे मामले को इंटरनल मामला इदारे का करार दे दिया है। तो इससे पता नहीं फिर कंप्रोमाइज इसके अलावा क्या होता है। तो मुसीब भाई, पहले आपकी राय और उसके बाद फिर कॉल्स भी खोलेंगे। जी, मैं हमेशा से फारूक भाई एक जुमला कहता हूँ और यकीनन बात को तूल देने से कोई फायदा नहीं है, हासिल उसूल नहीं है। पाकिस्तान पर पाकिस्तानियों की हुकूमत जब आएगी तब पाकिस्तान में प्रोजेक्ट स्टार्ट होंगे और तरक्की का अमल शुरू होगा। अभी तक पाकिस्तान पर पाकिस्तानियों की हुकूमत नहीं आई। पाकिस्तान पर जब भी हुकूमत बनती है, दुबई में बैठ के मीटिंग्स होती हैं और दूसरे शहरों में, दूसरे मुल्कों के दारुल खिलाफों में बैठ के बात होती है। नहीं होती तो इस्लामाबाद में बात नहीं होती। बाकायदा लोग वहां से तैयार कर कर सूटेड बूटेड भेजे जाते हैं कि जाइए जी हुकूमत कीजिए और ये हमारी ख्वाहिशात है, इसका एहतराम कीजिए, वरना आइंदा आप सदारत की और वजारत उज़्मा की कुर्सी नहीं देख पाएंगे, उससे महरूम रहेंगे। तो पाकिस्तान पर अभी तक पाकिस्तानी नारे तो सबने लगाए गए, पाकिस्तान में मुल्क जो संवारो और कर्जा उतारो और रोटी कपड़ा मकान फला फला, मगर अभी तक पाकिस्तान पर पाकिस्तानियों की हुकूमत सही से आई नहीं। और जब आने की कोशिश की गई, आई तो उसको जेलों में चढ़ा दिया गया, मार डाला गया। अवामी रहनुमा इनमें सब में आपको कोई दिखता नहीं। लोग हैं, कुछ लोग हैं जो बहुत बुरे से बेहतर हैं, कुछ लोग हैं जो बहुत
सबके सामने मतलब उन्होंने पाकिस्तान के साथ क्या किया, कुछ लोग उनसे बेहतर है, और मोसी भाई एक अब तो शक ये भी पैदा हो गया कि अवामी रहनुमाई इनकी अवाम के लिए दर्द होती है या इनकी जाती, अब ये जो जरदारी साहब ने कहा था कि ईंट से ईंट बजा दूंगा, ये लगता है उस वक्त राहिल शरीफ साहब से अनबन हुई और वो उठ खड़े हुए, बाजवा साहब के साथ मियां साहब नाराज थे, हालांकि उन्होंने भी एक्सटेंशन दे दी जब उन बाजवा साहब को पूरी बाजमात हो के सब जमातों ने 12 मिनटों में दी, और कल तो 12 मिनट का भी रिकॉर्ड टूट गया, शायद 12 सेकंड में ही सबने एक्सटेंशन दे दी या जो भी उनकी मुद्दत मुलाजमत तोसी कर दी। ये जाती इनकी चपलिश हुई है, हम नहीं कह सकते कि आवाम के लिए ये लोग उठ खड़े होते हैं और आवाम के लिए स्टैंड लेते हैं, ये इस नतीजे तक हम पहुंच सकते हैं। अगर आपको सियासी जोड़ तोड़ का अगर कोई माहिर देखना है ना, और देखना है कि क्या है, तो आप देखें मौलाना फजल रहमान। आप फजल रहमान साहब को देखें और उनकी सियासी जिंदगी पूरी देखें और उनके जो उनकी किस तरह स्किल्ड है इस मामले में आप देखें। कुछ दिन के लिए वो सरकारी मुराद से महरूम हो गए थे, क़यामत ढाती थी उन्होंने। वो एक पीले कपड़ों में फौज बरामद हो गई, डंडे लिए हुए, अजीब गलियों एक क़यामत था, एक मुसीबत नाजिल हो गई थी। जैसे ही उनके लिए दोबारा वहां से ठंडी हवाएं खुली, खामोश है, ना उनको महंगाई नजर आती है, ना उनको कत्ल गारत गरी नजर आती है, ना उनको चोरी डकैती नजर आती है, ना उनको पाकिस्तान के अंदर इदारे नजर आते हैं कि पाकिस्तान में इदारा ही कोई काम नहीं करता है। एनवायरमेंट के इदारा कहाँ है? पिछली दफा कराची के मामला पे आपसे बात हो रही थी, आज भी अगर टाइम मिला तो कंटिन्यू करेंगे। मतलब एनवायरमेंट कहाँ है वो अब इस पे नहीं होता, ना जाने कौन कौन सी बीमारियां लोगों में हमला हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, ठीक है, कुछ नहीं है, अब उनको नजर नहीं आता। मैं नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, मरियम नवाज, बिलावल साहब, इनकी बात नहीं करूंगा, ये तो आते जाते रहे ना। आप तो मजहबी लिबादों में हुजूर, आपने तो क़यामत कर दी थी, आप अब क्यों खामोश हैं? ये है वो चेहरा जो कि पाकिस्तान में आप समझ लेंगे सारे सियासतदान इसको कमोबेश अपनाते हैं इस रूप में। ये बाकायदा इसका ये मास्टरमाइंड है शख्स, ठीक है। अब अगर आप देखें तो इसमें अवामी उमंग नजर कहाँ आएगी? अवाम को इस्तेमाल किया जाता है, जब कुर्सी चली गई अवाम याद आ गई, कुर्सी आ गई अब कोई जिक्र नहीं है, अब रोटी कितने की बिक रही है, गैस रात भर आ रही है नहीं आ रही, लोग सुबह को किस तरह से नौकरियों पर जा रहे हैं, ट्रैफिक का क्या हाल है, रोड बिल्डिंग का क्या हाल है, रोड खुदे हुए हैं, मौत के गड्ढे हैं, उसमें गाड़ियां गिर रही, और वही नहीं है, और वही अवामी हुकूमत हो तो बात हो। जो लोग अवाम के नाम पर आए भी और आकर उन्होंने बोरी बंद लाशें दी, आज दुबई में जायदादें खरीद के बैठे हुए आराम से अय्याशी कर रहे हैं, वो कहाँ गए? वो भी कहाँ गए? क्या लिसानियत बताई? लड़ाया पाकिस्तान में, कौमों को आपस में जंग को दिल में डाल दिया। पाकिस्तान तो पाकिस्तानी हुकूमत फारूक भाई आई कहाँ है? मुझे इसका जवाब अगर कोई कॉलर दे दे कि इनमें से किसी भी लीडर को अवामी लीडर साबित कर दे, तो मैं ये जुमला कहना बंद कर दूंगा। सही बात है। और जो अदलिया और इस किस्म की तरामीम हुई है, एक आईनी बेंच बना दिया गया है, याया अफरीदी साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस ही रह गए और बाकी आईनी बेंच के सरबरा अमीनुद्दीन साहब को बना दिया गया है, और जिस तरह से उसकी और फिर 34 जज होंगे, यानी उन्होंने ऐसी खेप छोड़ेंगे ना, जैसे वो कहते हैं कि शायद कोई अगर 8-10 जज होंगे और 4-5 का अगर जमीर जाग गया, उनमें कोई खौफे खुदा पैदा हो गया, तो ये क्या करेंगे? उन्होंने पूरी भरमार की है कि 34 जजों में से कोई ना कोई हम छोड़ेंगे, उनको ऐसे वायरस ज्यादा जज जाएंगे कि जिसमें कोई ना शर्म होगी, ना हया होगी, ना खौफे खुदा होगा, जैसा हम कहेंगे वैसे ही करेंगे। तो वो जो 4-5 अगर कोई दर्द दिल रखने वाले या खौफे खुदा रखने वाले जज हुए भी, तो उनके फैसले को जायल करने के लिए 34 जजों का एक पूरा फंडकारा मारा गया है, और उसमें अब देखेंगे क्या क्या शक्लें आप देखेंगे। कॉल्स का आगाज करते हैं और नाज़रीन देखते हैं हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। जी बहन। अली मुस्लिम साहब पूछ रहे हैं कि लीडर की पहचान क्या होती है, कोई मुझे बताए कॉलर। जी, लीडर कोई बनता तो नहीं है, पैदा होते ही तो लीडर नहीं बन जाता, जैसे पाकिस्तान में बन जाते पैदाइशी लीडर होते हैं। लीडर तो अपने काम से बनता है, अपनी स्ट्रगल से बनता है, अपने जब उसको मेहनत करके लोगों में काम करके ऑन ग्राउंड काम करके तो वो फिर जाके लीडर बनता है। हमारे लीडर इलेक्शन में मुंह दिखाते हैं और फिर सारी जिंदगी पीठ दिखाते हैं। ये तो अब
ये नवाज शरीफ के बाप की जो है वो अदालत है जो ये चेंज कर रहा है, या जरदारी के बाप की ये अदालत है, ये पाकिस्तान की अदालत है। ये पाकिस्तान की अदालत को खत्म करना ये तो दुश्मनों का काम है। आप तो पाकिस्तान के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। एक जिस तरह जिस्म में अज़ा होते हैं, दिल होता है, गुर्दे होते हैं, जिगर होता है, तो वो जिस्म चलता है। इसी तरीके से पाकिस्तान के अज़ा हैं ये जुडिशरी, फौज और इकोनॉमी जो है पाकिस्तान की, और ये चीजें जो है पाकिस्तान के दिल गुर्दे हैं। इन्हीं को निकाल के तुम नवाज शरीफ और ये पीली पगड़ियों वाले जो हैं इस वक्त जमात इस्लामी वाले, मतलब मुजरमाना खामोशी है उनकी कि बिल्कुल सिरे से गायब है जुडिशरी के पूरे मामले पर, कि किसी किस्म के उनकी कोई स्ट्रगल, कोई बयान, कोई किसी किस्म का नहीं आया। सही। तो अगर पाकिस्तान के कानून को खत्म करके, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करके, ये लोग कह रहे थे कि हम आइन की पासदारी करने के लिए आएंगे। जरदारी ने पहले नारा लगाया था भुट्टो का आइन हम वो नहीं खराब होने देंगे। ये तो 2024 में एक नया आइन बन रहा है जो कि भुट्टो के ये जो गद्दारे भुट्टो के खानदान में ठीक हो गया, कब्जा जिसने कर लिया है। चले पॉइंट आ गया। बहुत शुक्रिया बहन, बहुत मेहरबानी। कॉलर लेते हैं सियालकोट से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी इमरान साहब, क्या फरमाएंगे भाई? जी, मेरी तरफ से आपको भी सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको भी सलाम वालेकुम। मैं तो कहता हूँ इमरान साहब आप जज बन जाएं, जज की नौकरी के लिए अप्लाई करें, वहां पे नौकरियां खुल गई जजों की। और ये ठीक है, ठीक है, क्या है, सही हो गया। यानी गुनाह में शामिल नहीं होना चाहते आप किसी। ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। आजादाना तो है ना, आजाद वाकई इन लोगों से तो आम पाकिस्तानी जो हैं वो ठीक है, पाक साफ है, आजादाना चले गुफ्तगू, महंगाई हो जो भी हो उसमें पिस रहे हैं, लेकिन लालच नहीं है। अब इनको जैसे कहते हैं ना, सावा 100 बरस का पल की खबर नहीं, अपनी एक्सटेंशनों में लगे हुए। ये 2-2.5 साल अप्रैल 22 से लेके आज तक कोई मुल्क के लिए कोई इन्होंने एक ईंट रखी हो, कोई सोचा हो, कोई नैब तरमीम कर रहा है, कोई फायजी सा आया तो वो अपने स्कोर बराबर कर रहा है, किसी से निशान चीर रहा है, किसी को उठा रहा है, किसी को बिठा रहा है। अब माशाल्लाह एक बंदा रह गया था, उन्होंने भी ज़ियाउल हक की रूह को तस्कीन पहुंची होगी कि चले कोई किसी ने तो नाम उसका रोशन किया। तो जी इमरान साहब क्या कहेंगे? जी पहले तो मैं अभी तक का जितना तजिया है उस पर वजीफा का उस पर मैं पूरा इतफाक करता हूँ। ठीक हो गया। उस पर जो आपने अंडरलाइन में कहा, ये कोई वाकई लीडर नहीं है। लीडर एक आया था, इमरान साहब को समझने की कोशिश की थी कि ये कुछ करेगा जो उनसे बेहतर होगा, लेकिन उस दिन जब ज़हरा में लाशें पड़ी थी और जब साहब ने भी कह दिया कि मैं नहीं जाऊंगा, ये ब्लैकमेल कर रहे हैं, उस दिन से पता चल गया था कि ये भी वाकई लीडर नहीं है। सही। तो अभी इनको प्रोग्राम अली में के जरिए दिया गया है इनका, ऊपर से जो अली में गैब हो जाता है, 4 महीने चला जाता है। वहाँ से प्रोग्राम दिया गया है कि 4 साल यही निजाम चलना है और आप जाएं, 4 साल बाद आपका नंबर लगा देंगे, आप जाएं, बच्चों से मिले और 4 साल कोई इंतजार की सियासत न करें। ये उसने आगे से अली में ने कहा मुझे बुशरा बीबी की जरूरत है, तो उसको निकालो। ठीक है, वो कोशिश करेगी तो हाँ सब कर देंगे ये काम। ठीक हो तो गया। हाँ सब वो बात करेगी, उसकी ज्यादा मानते हैं। ठीक तो है। अब देखो इम्तिहान है, 1 महीने के बाद आपको पता चल जाएगा कि जैसे मियाँ साहब बाहर गए थे, ये भी पीछे जाएंगे। चले हकीकत है और इन्होंने पूरा साथ दिया है, योजना का वैसे ही डाला है। आपको नजर नहीं आ रहा, हर काम में ये जाते हैं, पूरा साथ देते हैं। तो डीले पाकिस्तान में होती रहती है, ये कोई बात नहीं है। लेकिन वाकई लीडर लियाकत अली यहाँ था, उसको इन्होंने वार दिया था। तो अब वाकई इन्होंने जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। आपसे कोई नहीं सोच रहा, दुआएं महंगी है,
हमारी चीज की है, गरीब की बात पे क्लीन बात है, जिस पर सोचना चाहिए उस पर ये बात कोई भी नहीं करेगा। चले भाई, अपने मुफाद आ गया पॉइंट आ गया आपका इमरान भाई। एक कॉलर और भी हैं और यकीनन आपने बिल्कुल सही फरमाया। और जो गंडापुर साहब गायब रहे वो कहाँ रहे, अफजाल साहब से पूछते हैं, शायद उनको पता हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी अफजाल साहब क्या फरमाएंगे जी? अब तो खान साहब को बाहर आ जाना चाहिए, इतनी बड़ी कुर्बानी उन्होंने दी है अपने मकसद की। 1.5 साल भी वो जेल में रहे और माशाल्लाह अब तो सब वारे न्यारे होने चाहिए सर। जनाब बात ये जी, ऐसी पॉलिसियां जो ना ठगों, चोरों, दहशतगर्दों की बेहतरी के लगती हैं, ठीक, मुल्क अवाम और इदारों की बेहतरी के लिए पॉलिसियां नहीं लगती। ठीक है। तो बाकी यानी कि इमरान खान को आज काफी अर्से पहले बाहर आ जाने उन पर सारे झूठे केस हैं, कोई ऐसा नहीं, केस तो केसों की वजह से तो कोई रहा ही नहीं है ना पाकिस्तान में। अब तो जब तक वो उन्होंने हाँ की है, कोई खामोशी की है, तो तब कहीं जाके देखे आसिम मुनीर साहब के भी 5 साल बढ़ गए और उसके नतीजे में अब आ जाएंगे बाहर। उम्मीद है केसेस को तो साइड पे कर देना। अरबों रुपए जिनके केस थे वो बाहर घूम रहे हैं, तो इमरान खान पे तो कोई ऐसा केस भी नहीं था, तो अब तो आएंगे वो, मुझे उम्मीद है। अल्लाह हिदायत दे। बिल्कुल सही जी, ये बड़े माशाल्लाह वाकई मूसी भाई ऐसे जो कारकुन हैं कितना अजीब कि है, जो कितना अजीब है जी ना हाँ, कि जब लोग सारे मिलकर समझते हैं कि अब ये हमारी मसीहा है, उमंगों को एक पूरा रोल करेगा, मॉडल है मसला है, हमारे। जी हाँ, जी हाँ, मालूम होता है वही जाके उनके साथ बैठ गया। तो ये हमेशा मतलब ये एक ऐसा खेल है, ऐसी शतरंज है जो 70-75 सालों से हुनूस मुसलसल जारी है सारी है। इसमें मतलब ताकुल नहीं है, इसमें सिर्फ चेहरे बदल रहे हैं और शतरंज वही है, पीछे की गाड़ी वही है, मास्टरमाइंड वही है। और तो आप देखिए मूसी भाई मजे की बात यह कि नीचे की जो जंग है ना, अब ये आसिम मुनीर साहब जो हैं उन्होंने अपनी सीट पक्की कर ली। नीचे की जो रस्साकशी आप देखिएगा, इनमें अभी फजलुर रहमान साहब और असद कैसर साहब की मुलाकात हो रही है, यानी इनके दरमियान महाज आ रही है। आपने इलेक्शन 2024 की कैंपेन सुनी होगी, बिलावल साहब उसी चीज पे उतर आए थे, तू मैं। शहबाज शरीफ कह रहे थे उधर सिंध में जेलें हैं जी, प्राइवेट जेल। यानी इनकी जो एक जो है ना दस्तों गिरबान होना, वो वैसे का वैसे ही रहेगा। आप देखिएगा, पेट फाड़ दूंगा, सब कुछ करूंगा। अब ये दोबारा इनकी नीचे जिसे कहते हैं ना छोटे लेवल पे जो जंग है वो जारी रहेगी, और ऊपर जिन्होंने सीट पक्की करनी थी वो इनको एंजॉय करेंगे और कभी किसी की डोरी को ढील दे देंगे, किसी को जरा खींच लेंगे, तो ये उनके मजे होंगे। ये नीचे जो है ना ये बंदर बांट वाले, इनकी लड़ाई जारी रहेगी। अब हमारे ऊपर है, आवाम के ऊपर, कि अब तो सबको देख लिया भाई, अब इनके पीछे मैं नहीं समझता कि कोई वक्त जाया करने की बात है। अब खुद से कोई है कि अल्लाह करे कोई अल्लाह ही कोई मदद करे उन गरीब लोगों की या शोहदा की, वर्षा की, कि पाकिस्तान के अंदर बेहतरी हो। वरना इनकी जो हमने देख लिया पॉलिसीज कि उससे पाकिस्तान का कोई फायदा नहीं हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं नवाज भट्ट कर रहा हूँ। जी भट्ट जी मेहरबानी। हमारे प्यारे भाई हैं उनकी शुरू इस्लामिया की आदाब। जी शुक्रिया। तो कभी कभार मुझे कराची की याद आती है तो मैं बहुत खुश होता हूँ। ठीक हो गया, क्योंकि मैं कराची का एक चपा जानता हूँ। वाह वाह, ठीक है। क्योंकि मेरे भाई थे वहाँ पर ट्रांसफर हुए थे आर्मी में, तो उसके बाद मुझे जाना पड़ा 2-4 दफा। अच्छा। तो लाहौर लगाना तो हमारा लाहौर ही है ना, हेडक्वार्टर। ठीक है। तो पाकिस्तान के हमारे सारे शहर प्यारे हैं। ठीक है। अच्छा, बात ये है कि आप बाहर आपने हमारे आगा साहब ने जिक्र किया कि फजल रहमान एंड कंपनी से, तो ये खुदारा ये लोग क्यों नहीं जानते? आप जानते हैं, तारीख पढ़ी होगी सभी ने कि इन लोगों ने, जमीयत उलमा ने पाकिस्तान की मुहाफत की हुई है। ठीक है, आप मुतफिक हैं मुझसे? बहरहाल आपकी जो मौजूदा सूरत हाल है, हो सकता है उस वक्त की हो। मौजूदा को छोड़े, पुरानी में बात कर रहा हूँ। और तरीक कभी नहीं खत्म होती, तरीक हमेशा तादा रहती है। और जमात इस्लामी ने भी मुखालफत की, पाकिस्तान मौजूदी ने मुखालफत की हुई वगैरह, जितने भी थे। ठीक है। सलार वाले, ये कार वाले, जितने में मुखालफत की हुई है। अब ये इनको क्या राइट है पाकिस्तान रहने का? अच्छा, अब अच्छा इधर उधर के मार रहे
रहे हैं, वक्त ज़ाया कर रहे हैं, जब कुछ नजर आता है तो वबा कर देते हैं, जब नजर नहीं आता तो मुहारबत शुरू कर देते हैं। ये लोग कौन है? पाकिस्तान की मुहारबत करने वाले। और बात ये है कि वतन अजीज की सियासी और मुआशी सूरत हाल के तनाज़ुर में चंद कलमात हैं। पाकिस्तान में जुल्म सितम, आइन में फसूदा तरामीम, अदलिया में बदनवानी और इस्टेब्लिशमेंट की का किरदार बिलखसूस करप्ट पार्टियों के मनफी किरदार की बदौलत मुल्क का निज़ाम जिंदगी बर्बाद हो चुका है। हर तरफ रिश्वत, बदनवानी, लॉलेसनेस का दौरा है। महंगाई के तूफान ने गरीब अवाम को बेबस कर दिया है। असल मसला महंगाई है फरूक भाई, लोग मर गए हैं लोग। अल्लाह उनको जिंदगी दे दे, अल्लाह उनको इनको अक्ल शऊर आ जाए लीडरों को। अवाम रोजगार की तलाश में है और पार्लियामेंट तरामीम के चक्रों में अवाम का वक्त जाया कर रही है और वक्त पास कर रही है। मौजूदा गैर मुंतखब और गैर कानूनी इलीगल गवर्नमेंट हुकूमत मुल्क में गैर कानूनी कब्जा जमाए हुए है। बैरून ममालिक से कर्जे पे कर्जा लेकर हुकूमत चला रहे हैं। दोनों पार्टियों के खानदानों ने मुल्क पर कब्जा कर रखा है। और कब तक, आखिर कब तक? बिल्कुल सही जी भट्ट साहब, बहुत मेहरबानी, आपका पॉइंट आया। यकीनन बहुत अफसोस होता है कि सूरत हाल मुल्क की, आज हम अमेरिका में इलेक्शन देख रहे हैं, दीगर ममालिक में इलेक्शन देखते हैं, एक प्रोसेस है, 60वें शायद वहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो होते भी हैं उसके अंदर इस कदर मिलावट है और पाकिस्तान चलाने वालों को ज़रा भी एक रहम नहीं है कि हम कोई शफाफियत लें और हल्फ उठाते हैं और माशाल्लाह इनके हल्फ के बाद इनकी पासदारी देखा करें जो ये लोग कहते हैं। जी मौसी साहब। बिल्कुल, देखें सबके सामने ऐसे कि सर्कस है ये और मखनूस सारी व सारी है। और जो लोग इसको सियासी पार्टियां समझते हैं वो ख्वाब गफलत में हैं। और बहुत सारे लोग जो कि एक सियासी वर्कर रहे और अपने आप को सियासी कारकुन समझते रहे और अपने कायदीन को, महबूब कायदीन को सियासी रहनुमा, निजात दहिंदा, पाकिस्तान का निजात दहिंदा, जब वो महंगाई, सरतोड़ महंगाई ने उनको भी लपेट में लिया और उनकी नहीं सुनी गई, तो आज वो सर धुनते हैं। मैं ऐसे मुतादिद लोगों को पर्सनली जानता हूँ जिन्होंने पूरी जिंदगी जो है वो फला की जय हो में गुजार दी और इस वक्त वो नाने शरीना को तरस रहे हैं और उनके बच्चे स्कूलों को चाहते हैं। तो कभी उनके पास किताबें नहीं होती, तो कभी स्कूल की फीस पेमेंट नहीं होती, तो कभी वैन वाला तकाजा करता है। तो जिंदगी अजीरन है, उनको कुछ नहीं मिला और अब उनको होश आया तो आप उनके हाथ में कुछ नहीं। इसी तरह ये पूरी पाकिस्तान की आवाम है, ये अच्छी तरह से सोच ले और समझ ले कि आप जिनको अपना महबूब कायद समझ रहे हैं, निजात दहिंदा समझ रहे हैं, ये मेरी राय से ना मेरे इदारे की राय है, ना जो है वो हो सकता है आपकी भी राय अलग हो, मगर ये मेरी पर्सनल बिल्कुल ज़ाती राय जो मैं इस पर इज़हार करना चाहता हूँ, इसमें मैं किसी को इसमें शामिल नहीं कर सकता हूँ। मेरी पर्सनल राय गलत भी हो सकती है। इसमें से ना कोई जमहूरी है और ना कोई इस्लामी इक़्तिदार का पाबंद है। आपके सामने है, करप्शन बता रहा है कि इस्लामी नहीं है, अफरा तफरी बता रही है, हाँ, और अफरा तफरी बता रही है कि जमहूरी नहीं है, गुंडागर्दी बता रही है कि जमहूरी भी नहीं है। तो ना जमहूर का ख्याल है, ना इस्लामी तालीमात का ख्याल है, तो ना इस्लामी है ना जमहूरी है। अब आगे क्या रह जाता है माफिया, माफियाई सिस्टम है जो जितना ताकतवर है उसके साथ छोटे जो भाई ये थोड़ा सा टच देते हैं, जमहूरी टच और इस्लामी टच, ये मासा थोड़ा सा ना जिसे कहते हैं छोटा सा टच देते हैं कि बस ये थोड़ा उसकी शबाहत सी नजर आए कि जमहूरियत है। आप इनकी पार्टी के अंदर जमहूरियत देख लें, इनकी पार्टियों के अंदर वरासत पे वरासत चली जा रही है। 2 टाइम वो जो प्राइम मिनिस्टर है पुराने राजा परवेज अशरफ ऐसे बैठे होते हैं उनके सामने, बिलावल साहब के सामने, और पीछे बड़े बड़े जो लोग हैं या मियां साहब की या एतराज एहसन की एज देख लें, उनका पोर्टफोलियो देख लें, उसकी जिंदगी भर की जद्दोजहद देख लें, जिनके सामने ये सब पैदा हुए हैं, अब उनके सामने वो खड़े हो, क्या इनसे जमहूरी सीखेंगे? इनसे सीखेंगे, पकड़ के चल रहे समझेंगे। ये है आमरियत, ये है आमरियत और इसको जमहूरियत का नाम, यानी कि भेड़िए को भेड़ की खाल पहनाई जाए और उसको आगे घास डाली जाए तो क्या घास खाएगा? तो वो तो खून पीने का आदमी खून पिएगा वो। तो वही 70 करोड़ आवाम को अपने 24 करोड़ आवाम को खून पिया जा रहा है। तो ये सारे मामला हैं, लोगों को बाकायदा इनसे इज़हार ताल्लुक़ी करना चाहिए। कुछ भी जाते तो इनके जलसों में, इनकी हिमायत में एक दूसरे पर फायर खोलते हैं कि नहीं खोलते, इनकी हिमायत में रैलियां निकलती हैं कि निकलती,
وہ عوام بھی تو ہوتی ہے, گھر کے کو 15-20 لوگ تھوڑی ہوتے ہیں, کیوں جاتے ہیں لوگ؟ موسی بھائی دیکھیں عوام کی اب تو میں سمجھتا ہوں کہ ختم ہونا چاہیے عوام کی آپس میں دشمنیاں, پارٹیز کی ان کی دیکھ لیں, پہلے دور تھا 90s میں پیپلز پارٹی نون لیگ کی لڑائی کے باعث یہ آپس میں گاؤں دیہاتوں کے اندر جو دشمنیاں بھائی بھائی کی ان کی وجہ سے ہوئی ہیں, لیکن بعد میں آپ دیکھ لیں, آج دیکھ لیں ان کے کوئی مسائل نہیں ہیں, ایک ہم نوالا ہم پیالہ ہے. جو لوگ ان جیسے فرعونوں کی پوجا کرتے ہیں, ان کے پیچھے جاتے ہیں, ان کی ریلیوں میں شرکت کرتے ہیں, وہ سمجھ لیں اس بات کو کہ ناقہ صالح کے اٹھنے کے پیر کاٹنے والا ایک شخص تھا اور بھگتا پوری قوم میں, عذاب پوری قوم پہ آیا. یہ وہ لوگ ہیں جو جا کر پوری قوم کو پھنساتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو پوری قوم کا سودا کرنے جاتے ہیں, سمجھتے بھی نہیں, تو سمجھتے ہیں جی میں انڈیویجول, میری مرضی ہے, میں فلاں کو جا کے ووٹ دوں, فلاں کے لیے آواز میں آواز ملاؤں. نہیں, یہ انڈیویجول نہیں رہے گا, یہ اجتماعی بن جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے اگر کوئی آ کر بیٹھ گیا اور اس نے 24 کروڑ لوگوں کا استحصال کر دیا تو اس کے آ کر بٹھانے میں آپ شامل ہیں, آپ شامل ہوئے اس میں, آپ جا کر کاندھے سے کاندھا ملا کے کھڑے ہوئے. لوگوں کو نہیں جانا چاہیے ان کے ریلیوں میں, ان کے جلسوں میں, ان کی چیزوں میں, تاکہ مجبور ہو جائے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی. میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں, جہاں سے حکومت بنتی ہے ان کی بات کریں ڈائریکٹ. وہ لوگ جو اوپر سے بٹھاتے ہیں ہم پر حکومت کرنے کے لیے, وہ بھی کہیں گے نہیں جی آپ کی پذیرائی نہیں, ہمیں اب فارمیٹ چینج کرنا پڑے گا, کچھ ان لوگوں کو بھی دینا پڑے گا, کیوں اب یہ ماننے کو تیار نہیں ہے. تو جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے جو پوری دنیا کے اندر حکومتیں بدلتی ہے اور بناتی ہے, میں نام نہیں لے رہا ہوں, بات میری پہنچ رہی ہے, ان کو ان کی نظر میں یہ 2 کوڑی کے ہونے چاہیے. آپ نے 70 سالوں سے ان کی قیمت لگا کے رکھی ہوئی ہے, وہ ان کو بار بار تیار کر کے اور ان کو نیا ہیئر کٹ دے کے بار بار آپ کے سامنے بھیج رہے ہیں. تو یہ آپ کی حماقت ہے کہ آپ ان کی ریلیوں میں جاتے ہیں اور فلاں کی جائے ہو فلاں کی جائے کے نعرے لگاتے. یہ وہ استعمال کرتے ہیں اور آپ جو دوبارہ مسلط اور سامنے کی. جی ہاں, اچھا موسم بھائی, یہ تو ہوگی سیاسی جماعتوں کی بات ہو گئی, یا ان کی یقیناً جو کمیاں ہیں یا جو بھی ان کے معاملات ہیں وہ ہم نے دیکھے. اچھا, ان سے بھی جو سیاست کھیل رہا ہے, اور ان کو کیا کہا جائے, وہ تو ماشاءاللہ ان کو تو دونوں ہاتھ سے سلوٹ کرنا چاہیے کہ جنہوں نے ان کو یہ ان کے 30% کے کمیشن ایجنٹ ہیں. ٹھیک ہے, اور ان کو 30% یہ اس لیے جاتا ہے کہ جتنی گالیاں کھانی ہے تم نے کھانی ہے, تم نہیں کھانی. ہمارے چینج ہو گیا نا, پہلے ہمیں کوئی گالی نہیں دے گا. 70% کے حقدار ہم ہیں, جو ہم جب چاہیں گے تمہیں اندھیری کوٹری میں ڈال دیں گے. تو 30% تم کو دے رہے ہیں اور تم کو پوری لگژریز دے رہے ہیں, حفاظت تمہاری ہمارے ذمے اور تمہاری جیلوں سے بچانا ہمارے ذمے, لاکھوں کیس بن جائیں ہم بیٹھے ہیں, جج بھی ہماری, تمام چیزیں ہماری ہیں. جب تک ہم نہیں چاہیں گے تمہیں کوئی ملزم کیا مجرم کیا کچھ بھی نہیں ٹھہرا سکتا. 30% تمہارا, 70% ہمارا, گالیاں کھاؤ تم, شاباش ہم پیچھے بیٹھ کے کام چلاتے ہیں. تو یہ اب اچھا, اب یہ بھی تشتش بام ہو گیا, اب یہ بھی تشتش بام ہو گیا. یہ بات اب چھپی میں نہیں ہے, کم از کم پچھلے 5 سالوں سے پہلے اگر میں کہوں تو یہ بات چھپی ہوئی تھی, اب نہیں چھپی ہوئی. 70 سالوں سے چھپی ہوئی تھی, اب نہیں چھپی ہوئی. جی ہاں, نہیں اب تو سب کچھ واضح ہو گیا. جی ہاں, اور بہرحال ایسا بھی نہیں ہے کہ ہمیں, جسے کہتے ہیں نا کرکٹ میچ میں بعض اوقات جب ٹیم ہارتی بھی ہے, ہاری ہوئی ٹیم جب ہار رہی ہو تو اس کے پاس بھی کچھ 1-2 موقع ضرور آتے ہیں کہ فلاں اگر کیچ پکڑ لیتا تو ہم وہ میچ جیت سکتے تھے, یہ چھکا ہو جاتا تو وہ میچ جیت جاتا. یہ اس 2-2.5 سال میں بھی اگر صحیح معنوں میں اگر کوئی صحیح فیصلے لیے جاتے تو اس حد تک یہ معاملہ خراب نہ ہوتا. یا جیسے یہ کچھ عدالتوں میں جو فیصلے ہوئے ہیں, فائز عیسیٰ صاحب کچھ تھوڑا سا خوف خدا کر دیتے, شاید پاکستان کے لیے بہتر ہوتا. عدالت تھی کب نہیں کی نا, لیکن وہ دیکھا کبھی 12 بجے کھل جاتی ہے, یہی عدالت بھٹو کو پھانسی دے دیتی ہے. بھٹو نے کیا کیا تھا, کیوں دے دی پھانسی اس کو؟ ٹھیک ہے, بہت سارے اختلافات بھٹو صاحب کی شخصیت سے, سیاسی معاملات سے, بنگلہ دیش کے حوالے سے سیاسی معاملات ہوں گے, مگر جس طرح اس کو پھانسی دی گئی کیا وہ ڈیزرو کرتے تھے؟ کیا وہ عوامی لیڈر نہیں تھے؟ کیا پاکستان کی عوام ان کے پیچھے نہیں تھی؟ کیا انہوں نے اس وقت سپر پاور کو للکارا تھا؟ بھٹو نے کیا کیا تھا؟ ڈاکٹر قدیر خان نے کیا کیا تھا؟
भुट्टो ने एक काम किया था, 7वें नंबर से ज़ियाउल हक को उठा के तो आर्मी चीफ बना दिया था। उसने ये समझा था कि ये मेरे अंडर पे रहेगा, ये मेरे अंडर रहेगा। उसने एक गलती ये की थी। तो बात वही है ना कि लोगों को ये सब देखना चाहिए और समझना चाहिए। मगर मामला ये है कि अब आप इस वक्त एक ऐसा दौर है जिसमें ना अदालतें हैं, ना थाने हैं, ना कुछ है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसको एक मिसाल मामले के तौर पर वो पिछले दिनों आपने वो देखा, एक वकील थे इंतजार पंचोथा इमरान खान साहब के, जो वकील हैं, कोई एक दिन पहले अटॉर्नी जनरल कह रहा है जी ये 24 घंटों में आजाद हो जाएगा। वो 8 अक्टूबर से लापता था, उसका बुरा हाल करके हाथ पांव बांध के। और माशाल्लाह इनको वो कहते हैं ना कि थोड़ा स्क्रिप्ट लिखने वालों को कोई थोड़ा ड्रामा राइटर्स के पास बैठना चाहिए, या कुछ जो ये कहानी बनाते, इतनी बुद्धू लोग वहां पे बैठे हैं कि जो माशाल्लाह वीडियो बना रहे थे, हाँ जी क्या नाम है आपका, आप कहां पकड़े गए, साफ नजर आ रहा है कि ये स्क्रिप्टेड काम है। जैसे वो इमरान खान के ऊपर हमला हुआ था ना, तो उस लड़के से उन्होंने इंटरव्यू लिया, हाँ जी क्या जी मैं इस्लामिक ज़ेन का बंदा था इसलिए मेरा जी चाह मैंने इस किस्म के इनके वीडियोस होते। जी जी, एक ये ताकत का जो एक नशा होता है उसमें होता है। बड़ी दिलचस्प बात है। इराक के सफर पर जब कवरेज कर रहे थे तो हम गए उस जगह पे जहाँ पे जनाब इब्राहिम को नमरूद ने आग में डाला था। तो वो एक पहाड़ का सा एक शेप है, उस पर से बैठ के सुना उसने, आसमान पे तीर भी मारा था अपने तौर से, यानी अगर कोई खुदा है तो उसको वो खुदा नखास्ता मतलब यानी कि उस मलून ने, खुदा नखास्ता नहीं कहूँ बल्कि ये कहूँगा नाउज़ुबिल्लाह, उसने ये जसारत की। तो मैंने वहां कहा कि फिरौन के मुकाबले पे नमरूद बेवकूफ भी था, तो लोग हंसने लगे। अच्छा, कि हाँ मतलब फिरौन को अगर आप देखें तो उसके मुकाबले में ये बेवकूफ भी है, ताकत के नशे में दोनों मस्त हैं, मगर ये बेवकूफ भी है। ठीक है, मतलब ये इतना सा पहाड़, अभी जो बिल्डिंगें हैं इस वक्त वो इससे कहीं ऊंची होंगी, ये इतना सा पहाड़ उसके सामने, उस पर से बैठ के तीर मार रहा है। तो यानी बाज दफा इंसान को ये ताकत, ये दौलत, ये नशा इस कदर मस्त कर देता है कि वो अब एक अजूबा बन के दुनिया के सामने बेवकूफ की हैसियत से ऐसे ही बाज लोग करते हैं। जब वो ताकत में होते हैं तो वो समझते हैं कि कभी ये सीट जाएगी नहीं, कभी मुझे मलिकुल मौत से सामना ही नहीं होगा, कभी मेरी ये जिंदगी में मेरी कभी कोई बीमारी नहीं आएगी, मैं इसी तरह से जिसको चाहूंगा अपने बूट तले रगड़ता रहूंगा। नहीं सोचते कि कल तुम्हारा क्या असर होगा, तुम किस हॉस्पिटल में किस नाम से एडमिट हो। आपके सामने बड़े बड़े लोग अबू धाबी में मुख्तलिफ नामों से एडमिट रह चुके हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किसी को, कोई फायदा नहीं है, वो चले गए दुनिया से। सोचना चाहिए वो भी ऐसे ही थे, वो भी इसी तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज नहीं थी। तो ये चीजें हैं, तो इस पर गौर करना चाहिए इंसान को। बहरहाल मगर बाज नमरूद है, बाज फिरौन है, बाज शद्दाद है और अकड़े घूम रहे हैं, तो वो अकड़ बकड़ खुदा के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जब रस्सी खींचता है तो सब अकड़ बकड़ सब निकल जाती है। लोगों का दुख ये होता है कि लोगों का बड़ा बुरा हशर किया हुआ जो बात है, लोगों की जिंदगियां जो है ना वो अजीरन कर दी, अजीरन है। आम आवाम की बात कर रहा हूँ मैं। ये सियासी कारकुनों के साथ अगर होता भी है ना तो इनको अकल आनी चाहिए। कोई सरोकार नहीं। अब देखें पंजाब में जी बहुत तरक्कियां हो रही हैं अभी इस वक्त। मरियम साहिबा का दावा है वो अपना गले का इलाज यहाँ लंदन में दोबारा आ रही, गला खराब है तो वो माशाल्लाह इधर आएंगी। तो देख लें, गले खराब के लिए आपने कुछ भी नहीं किया, अपने गले खराब के लिए तो लोगों की वहां पर जाने कैसे बचेंगी या क्या सहूलियत होगी, वो पानी कहाँ का पीती है इसकी तहकीक होनी चाहिए। जी हाँ, वो खाना कहाँ का खाती है इसकी तहकीक होनी चाहिए। नहीं कहाँ का क्या, बल्कि उनके वोटर को चाहिए कि जिस हलके से वो इलेक्शन लड़ी हैं उस हलके की हदूद में से किसी भी नलके से पानी पी लें तो मेहरबानी होगी उनकी। अगर आप हमारी हमदर्द हैं, आप अगर हमारे वोट की हकदार हैं तो ले मैं अपने घर से ये पानी लाया हूं जग में, तो मोहतरमा बाजी या जो भी लीडर हैं आपके, कोई सारे पाकिस्तान में से हर वोटर ये कहे कि जो भी मेरे वोट का हकदार वो होगा जो मेरे घर का पानी पिएगा। जो पानी तो मेरे बच्चे पी रहे हैं तुम भी पियो। आप भी पियो ना, जरा पता चले। ये तो एक बहुत बड़ी बात है ना कि जहाँ मेरे बच्चे पढ़ते हैं तुम्हारे बच्चे भी पढ़े। चलो ये तो नामुमकिन है। ये आपने बात बहुत अच्छी की, जहाँ का पानी मैं पीता हूँ एक गिलास तुम भी तो पियो, तो अभी तुम्हें मालूम हो गई, ताकि हम पी क्या रहे हो, तुम हमें पिला क्या रहे हो। ये बड़ी तकलीफ दे चीजें हैं फारूक भाई, बहुत तकलीफ दे चीजें हैं, संगीन है लोगों के लिए। लोगों के पास ना
صبح شام کاٹنے پاکستان میں مشکل ہو گئے. جو لوگ شریف لوگ ہیں, چوروں کے لیے تو آج بھی پاکستان کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. چوروں کے لیے, اچکوں کے لیے, لفنگوں کے لیے, غنڈوں کے لیے, بدماشوں کے لیے, سرمایہ داروں کے لیے, سمجھے نا, ان لوگوں کے لیے تو وہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. مگر اگر کسی کے لیے وہ جہنم و قفس اور جہنم کا تابوت ہے تو وہ شریف لوگوں کے لیے دو وقت کی روٹی. صحیح بات ہے, مشکل کر دیا نا, جینا مشکل کر دیا. لیکن افسوسناک ایک دن تھا. جیسے جیسے وہی بات کہ نا امیدی نہیں ہونی چاہیے, اللہ انشاءاللہ کوئی راستہ نکالے گا. لیکن وہی بات ہے کہ اسی قوم کی حالت بدلی جاتی ہے کہ جو خود قوم جو ہے اس چیز کا احساس کرے. اگر ہم ان لوگوں کے تو سارے چہرے عیاں ہو گئے, اگر ہم انہی کو اپنا لیڈر مانتے رہے تو یہ لوگ ہمیں ضرور استعمال کر لیں گے اور اپنے مفاد کے لیے, لیکن عوام کو کوئی بھلا نہیں کریں گے. تو آہستہ آہستہ دیکھتے ہیں, ہمیشہ کے لیے تو کسی نے نہیں رہنا. یہ چاہے اپنی تاحیات کی ایکسٹینشن لے لیں, لیکن جتنا عہدہ یہ سنبھال کے رکھیں گے, جتنے اختیارات یہ لمبا کریں گے اپنا, وہ آگے چل کے اتنا حساب دینا پڑے گا. اللہ کرے ان کو یہ احساس پیدا ہو جائے. موسی بھائی بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وقت دیا. ناظرین آپ کا بہت شکریہ, اور انشاءاللہ یہ جو سلسلہ ہے نیوز اپڈیٹس کا, امریکہ میں الیکشن, اب اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. ٹرمپ صاحب بھی ہار ماننے کو تیار نہیں, بلکہ ابھی آدھا دن وہاں پہ امریکہ میں گزرا تو ٹرمپ صاحب نے اپنے جیت کے دعوے کر دیے. اور آپ کو پچھلی بار بھی یاد ہوگا جب 6 فروری کو ہنگامے ہو گئے تھے امریکہ میں, اور وہاں پہ بھی بہت سی املاک, وہ سمجھے کہ وہاں کا اس وقت کا 9 مئی وہاں ہوا تھا کہ جب ٹرمپ صاحب نے انکار کر دیا تھا اس پچھلے الیکشن جو بائیڈن سے وہ آ رہے تھے اپنی شکست سے. اب وہ اگر جیت جاتے ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ اگر ہار جاتے ہیں تو کیا وہ بھی اپنی ہار مانیں گے یا نہیں. انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں اس پر بات